हेलो फ्रेंड्स, लेट अस कंटिन्यू आवर हिस्ट्री ऑप्शनल क्लासेस एंड चैप्टर हमारा चल रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूएसए। राइट। सो अभी तक हम इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर में क्या क्या कवर कर चुके हैं। सो आई होप प्रीवियस सभी सेशंस आपने देख लिए होंगे। सो वी स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, देन व्हाट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। राइट। देन हमने समझा कि ब्रिटेन में ही इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों शुरू हुआ, व्हाट वर द फैक्टर्स बिहाइंड दैट। फिर हमने समझा कि भैया कॉटन से ही क्यों जो है वो, या कॉटन को मास प्रोड्यूस या इंडस्ट्रियल लेवल पर क्यों ब्रिटेन में कॉटन को प्रोड्यूस किया गया। ठीक है। फिर हमने ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन के इम्पैक्ट और उसके सिग्निफिकेंस को समझा, ड्रॉबैक्स को भी देखा। राइट। फिर हमने समझा कि भैया इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो डिफरेंट फेजेस में हुआ है। सो दिस वाज द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। देन फॉर द सेकेंड फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नाउ एंटर्ड इनटू द कॉन्टिनेंटल यूरोप आल्सो। राइट। सो देन वी अंडरस्टूड द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन जर्मनी, देन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन रशिया। मैंने आपको बुक रीडिंग भी करने को कहा था, वहां पर आपने पढ़ा होगा ऑल्सो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन फ्रांस। सो फ्रांस में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है उसके जो की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैंने क्लास में एक्सप्लेन कर दिए हैं बीच में। राइट। देन हमने देखा कि भैया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इंडस्ट्रियल जो मॉडर्न वेज एंड मीन्स के माध्यम से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ एशिया में, कहाँ हुआ, दैट इज इन जापान। सो दिस मच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस सेशन। नाउ वी विल स्टार्ट विद इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑलराइट। जब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की ये सारी कहानी को इंडिया के साथ भी जोड़ेंगे। सो मेक श्योर कि वो कनेक्शन करने, जो मैंने आपको बीच बीच में थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो दे दिए हैं कि कैसे हम कनेक्ट करेंगे, बट डोंट वरी, जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एंटर करेंगे सो देयर आई एक्सप्लेन दोज कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल। ऑलराइट। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। वी नीड टू डिस्कस इंडस्ट्रियलाइजेशन in USA. So all this we have covered in the previous session. Now कहाँ से शुरू करेंगे हम? Yes, इधर से, industrialization of USA. So with the help of these statements I will try to explain you the whole concept. All right, but make sure कि साथ में बुक रीडिंग भी आप करते रहें। ठीक है, so शुरू करते हैं। Now look at the first statement. By the end of the 19th century, Western Europe had gained a position of near parity with Britain. So that means during the second phase of industrial revolution, Western Europe में भी especially जर्मनी जो है वो नियर पैरिटी में आ गया ब्रिटेन के। राइट। इनफैक्ट दैट बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड द ऑल आउट इंडस्ट्रियल स्केल वॉर, जिसे उस समय ग्रेट वॉर कहा गया और बाद में वर्ल्ड वॉर 1। राइट। क्योंकि जर्मनी जो है वो ब्रिटेन के लिए, ग्रेट ब्रिटेन के लिए एक बड़ा खतरा बन गया इंडस्ट्रियल लेवल पर, एंड नॉट जस्ट इंडस्ट्रियल लेवल पर, देन एक एज अ इंपीरियल पावर भी। Right. However, the real challenge to the supremacy of Britain in the new industrial world came from the new upstart nation of the USA. Right. So, जर्मनी एक बड़ा खतरा बना। जर्मनी के साथ ब्रिटेन ने बहुत बड़े लेवल पर युद्ध किया। राइट। जर्मनी एज अ खतरा जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया गया, नॉट इफेक्टिवली बट फॉर सम टाइम। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हम देखेंगे भी ये धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब यूरोपियन पावर्स कर्जे में डूब गई, राइट, बहुत भारी वॉर इंडेमनिटीज कुछ राष्ट्रों को भरनी पड़ी, कुछ नेशंस को भरनी पड़ी, और जनरली वॉर जो है वो इकोनॉमी के लिए बहुत खतरनाक होती है अनलेस, अब आप लोगों को मेरा स्टेटमेंट याद होगा, द वॉर्स आर बैड फॉर बिजनेस अनलेस योर बिजनेस इज वॉर। राइट। So for those people, for those industrialists, for those capitalists and for the general public also, right, जिनके लिए वॉर बिजनेस नहीं था उनके लिए बहुत डेवस्टेटिंग था ये वॉर। ठीक है। बट यूएसए में क्या हुआ, वॉर की वजह से यूएसए ने जो है वो धीरे धीरे पेस पकड़ा। इनफैक्ट वॉर के बाद यूएसए एक बहुत बड़ी इकोनॉमी के रूप में डेवलप हुआ वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। ठीक है। द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ यूएसए, बट हम अभी वर्ल्ड वॉर 1 तक नहीं पहुंचेंगे, हम अभी समझेंगे ऑफ द इकोनॉमिक चेंजेस दैट टुक प्लेस इन यूएसए
during the late half of the 18th century and during the 19th century, right? यानी कि the first phase of industrialization and the second phase of industrialization. हम ब्रिटेन और यूरोप के साथ कंपेयर करेंगे कि भैया जो, क्योंकि हमने ऑलरेडी ब्रिटिश, जर्मन, रशियन, फ्रेंच एंड जापानीज इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक कंपैरेटिव स्टडी प्रिपेयर कर लिया है, राइट? अब हम समझेंगे कि भैया सेम टाइमलाइन पर यूएसए क्या कर रहा था ड्यूरिंग दिस टाइमलाइन. नाउ फॉर दैट मेक श्योर कि प्रीवियस सेशंस आप जरूर अटेंड करें जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है दी यूएसए में जो क्या हुआ, रेवोल्यूशन, राइट? या जिसे आप इफेक्टिवली इट वाज अ सिविल वॉर, लेकिन जिसे हम पढ़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन, राइट? देन द एक्चुअल सिविल वॉर, राइट, ऑफ द 18th century 19th century, जो कि हमें यूएस में देखने को मिलेगा, राइट? the revolution and then the independence of US and then the civil war, ये सारे जो टॉपिक हमने पहले कवर कर लिए हैं, make sure that you go through that, right? Now next up, the economic growth of USA was initially based on exploitation of natural resources, agricultural and mineral, but from the early 19th century industrialization also became an increasingly important aspect of its economic growth, right? So I hope those who have attended the previous session, they are, आप लोग इमीडिएटली कनेक्ट कर पा रहे होंगे स्टेटमेंट के साथ, राइट? कि 18th सेंचुरी में एग्रीकल्चर और नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की रेस थी यूएस में. 19th सेंचुरी तक आते आते इन द अर्ली फ्यू डेकेड्स धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी पहुंच गया, राइट? अब ये पूरा प्रोसेस जो है वो आज के सेशन में मैं फिर से समझाऊंगा, डोंट वरी. Now by 1850 the process of industrialization was firmly established in USA, and by 1900 it was one of the world's top 3 economic powers. Britain, Germany, USA, right? The top 3. So it is the 18th century कहानी हमें देखनी है, especially from the mid 18th century, right? Then the what happened during the 19th century, and then we'll enter into the 20th century. ठीक है? सो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? मिड 18th सेंचुरी के अराउंड जो है वो हमें अमेरिकन रेवोल्यूशन देखने को मिलता है, राइट? 13 कॉलोनीज जो है वो अपने आप को पॉलिटिकली आजाद कर लेती हैं ब्रिटिश एम्पायर से और एस्टेब्लिश करती हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक फेडरेशन एस्टेब्लिश करती हैं, राइट, विद द एनैक्टमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ इन द मिड 19th सेंचुरी हमें देखने को मिलता है द अमेरिकन सिविल वॉर, राइट? सो दिस मच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस सेशन. सो आई होप इस डायरेक्शन से आपको कहानी जो है वो याद है. अब हम क्या समझेंगे इन द मिड 18th सेंचुरी, राइट? क्या क्या इकोनॉमिक चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, राइट? एंड देन 19th सेंचुरी में क्या इकोनॉमिक चेंजेस हुए, यानी कि एग्रीकल्चरल बेस्ड, अब मैं कंप्लीट, इट वाज नॉट अ कंप्लीटली एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी, इट वाज अ, आप कह सकते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी, प्रोड्यूस कर रहा है बहुत कुछ. वहां से धीरे धीरे एक इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन के रूप में कैसे डेवलप हुआ, और विद द डॉन ऑफ द 20th सेंचुरी कैसे यूएस जो है वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमी बना. एंड स्पेशली ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, या वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच का जो पीरियड है, स्टार्ट में यहाँ पर जो है वो यूएसए की इकोनॉमी जो है वो कैसे इतनी ज़्यादा इन्फ्लेट कर गई, राइट? और यूएसए की इकोनॉमी के साथ मेजॉरिटी अदर कंट्रीज जो है वो कैसे कनेक्ट हो गई कि जब हमें एक डिप्रेशन देखने को मिला, इकोनॉमिक डिप्रेशन, सो इट हैड दैट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द वॉल स्ट्रीट ऑफ यूएसए, राइट? दैट हैड अ ऑलमोस्ट नियरली ग्लोबल इम्पैक्ट, राइट? सो कैसे 13 कॉलोनीज से ये ऑलमोस्ट नियरली ग्लोबल इंपैक्ट बनाने वाली एक इकोनॉमी कैसे डेवलप हुई, हमें यह समझना है. और उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या रोल है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन टुडे सेशन. ऑलराइट, सो दिस वाज द ग्रोथ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम 1783 टू 1853, राइट? फ्रॉम द अमेरिकन रेवोल्यूशन टू द सिविल वॉर के टाइम तक की आप मान लीजिए, राइट? यानी कि जो टेरिटोरियल कंक्वेस्ट है
फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट टू द वेस्ट कोस्ट यूएसए धीरे धीरे जो है वो कैसे एक्सपेंड कर रहा है अपने आप को। सो आप लोगों को कहानी थोड़ी बहुत शायद याद होगी, और अगर याद नहीं है सो लेट मी रिफ्रेश, बट लेट अस लुक एट फ्यू ऑफ द पॉइंट्स, राइट। द प्रोफाइल ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अमेरिका क्या रही, लेट अस लुक एट दैट एंड देन आई विल एंटर इनटू सम ऑफ द कुछ बैकग्राउंड में आपको प्रोवाइड करूंगा। उस बैकग्राउंड के बेसिस पर हम यूएस के इंडस्ट्रियलाइजेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, so the first point is slow industrial development during the 18th century. So this I have established 18th century में धीरे धीरे जिस तरह ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत तेज हुआ, राइट। यूएस में उसके कंपैरिजन में देखें तो ड्यूरिंग द 18th century, especially the later half of the 18th century, industrialization was not as मतलब sped up as compared to Britain, right? Why is that? समझेंगे थोड़ी देर में। और फिर धीरे धीरे पेस क्यों पकड़ा वो भी समझेंगे। तो यूरोप में क्या चल रहा था, लास्ट में क्या हुआ यूरोप में 18th सेंचुरी के, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड देन नेपोलियनिक वॉर्स। सो उसका क्या इंपैक्ट है। देन सेकंड इज अ मार्क्ड स्पीडिंग अप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूरोपियन फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर्स एंड नेपोलियनिक वॉर्स। So during the final decades of the 18th century and early few decades of the 19th century कैसे और क्यों इंडस्ट्रियलाइजेशन ने स्पीड पकड़ी, राइट। अब यहां पर जब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो वहां पर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, इंडियन कैपिटलिस्ट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, राइट। तो जब हम थोड़ा सा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर मैं फिर से इन पॉइंट्स को समझाने की कोशिश करूंगा आपको, लेकिन अभी मैं आपको ब्रीफ बता देता हूं कि जिस तरह यूरोप जैसे ही वॉर में इंडल्ज होगा, राइट, तो यूएसए में इकोनॉमी तेज होगी, इंडस्ट्रियलिस्ट स्पेशली इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो यूएसए में तेज होगा। सेम विल बी द केस ऑफ इंडिया। जब ग्लोबल जो इकोनॉमीज हैं वो स्लो होंगी, चाहे वो वॉर की वजह से हो, चाहे वो डिप्रेशन की वजह से हो, इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से हो, तो इंडिया में इंडियन जो कैपिटलिस्ट है या इंडियन जो नेटिव जो कैपिटलिज्म है उसमें हमें थोड़ा सा राइज देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों है समझेंगे। थर्ड पॉइंट देखिएगा, पोस्ट वॉर डिसलोकेशन विद द रिटर्न ऑफ पीस एंड रिन्यूड ब्रिटिश कंपटीशन, राइट। सो वॉर के बाद ब्रिटेन ने वापस जो है वो कैसे कंट्रोल एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे स्लो हुआ, देन रिकवरी एंड सस्टेन्ड ग्रोथ ड्यूरिंग द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द सेंचुरी। सो यूरोप में अगर टसल है तो यूएस की इकोनॉमी या इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्ट्रेंथ मिलती है, स्पीड मिलती है। यूएस में अगर रिलेटिव पीस का टाइम है, यूरोप में अगर रिलेटिव पीस का टाइम है तो यूएस की इकोनॉमी को वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बट स्टिल मैटर जो है वो यूरोप के हाथ से निकल चुका होगा, राइट। सो दैट इज व्हाट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो दिस विल बी द प्रोफाइल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अमेरिका। सो दिस इज द लास्ट फ्यू डेकेड्स ऑफ द 18th century, then early few decades of the 19th century, right, then the mid decades of the 19th century, right, and the fourth part is the last few decades of the 19th century and the start of the 20th century। ठीक है, सो इसे आज हमें डिटेल में समझना है। नाउ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द 18th century, अब देखते हैं एक एक करके। पहला स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा। सो ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड एवरी एस्पेक्ट ऑफ अमेरिकन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज शेयर्ड बाय द मर्केंटलिस्ट इकोनॉमिक फिलॉसफी ऑफ ब्रिटेन, राइट। सो पहले तो हम देख लेते हैं एक बार कॉलोनियलाइज किस तरह या अमेरिकाज में कौन कौन सी कॉलोनीज जो है वो मौजूद थी, राइट। सो लेट अस लुक एट दिस मैप। हियर यू कैन क्लियरली सी वी हैव क्या क्या एंट्रीज है हमारे पास, ब्रिटिश, डैनिश, डच, फ्रेंच, पोर्चुगीज, रशियन एंड स्पेनिश, राइट। सो दिस इज द मैप आप कह सकते हैं ऑफ समवेयर अराउंड 17th सेंचुरी का मैप जो है वो मानकर चलिए, सॉरी 18th सेंचुरी, स्पेशली द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। So these pinkish regions, these are the British colonies. So we have the 13 colonies, then we have the Rupert's Land. These were under the control of Britishers, right, in the Northern American continent. Then we have French. So these Louisiana was under the control of French, right,
and especially this northeastern region of America was under the control of French. These ports around Newfoundland, right? Then we have the जो मैक्सिको रीजन है, न्यू मैक्सिको स्टेट है, टेक्सास वाली जो स्टेट है, यानी कि जो साउथ वेस्ट ऑफ यूएसए एंड मैक्सिको जो रीजन है, सेंट्रल अमेरिकन रीजन है, एंड द वेस्टर्न साइड ऑफ सदर्न अमेरिका, राइट? दिस वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पेनिश. ला प्लाता, सिल्वर, पेरू, right? New Granda, these were under the control of Spanish. The eastern side was under the control of Portuguese, right? Brazil. Apart from that, we have French, we have Dutch, right? And in this region, the Caribbean region, the West Indies region, अलग जो island nations हैं, ये कुछ फ्रेंच के कंट्रोल में, कुछ ब्रिटेन के कंट्रोल में, right? Some were under the control of Spain also and Portugal also, जिसके लिए कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलता रहा. अलास्का वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ रशिया, ठीक है. ग्रीनलैंड, सदर्न पार्ट ऑफ दी ग्रीनलैंड वाज अंडर कंट्रोल ऑफ डेनमार्क, डेनिश कंट्रोल में था. सो मोटा मोटा दिस वाज द colonial profile, या these were the colonial power that were present in the Americas, but we are more focused about the North America in this session, right? So let us look at this map. So in the previous sessions, in the initial sessions of world history, मैंने आपको समझाया था कि भैया जो 13 कॉलोनीज हैं, राइट, बाय द टाइम इट वाज द अमेरिकन रेवोल्यूशन 17 कॉलोनीज तक एक्सटेंड हो गई थी, राइट? द ग्रेट 7 ईयर वॉर्स जो कि 9 ईयर्स तक चली, राइट, उसके एंड में आते आते 1763 में ब्रिटिशर्स ने बहुत दे वॉन विद द स्किन ऑफ देयर टीथ, राइट? दिस इज एन एक्सप्रेशन ना कि बहुत मुश्किल से जीते वो. फ्रेंच को बहुत मुश्किल से हराया उन्होंने. और कैसे हराया उन्होंने फ्रेंच को? उन्होंने नेटिव्स के साथ, जो बिफोर दिस कॉलोनाइजेशन स्टार्ट, राइट, जिन्हें हम नेटिव अमेरिकन कहते हैं, या जिन्हें यूरोपियंस ने इनिशियली इंडियंस कहा. इसके लिए भी एक अलग थ्योरी, कई डिफरेंट थ्योरीज है कि क्यों इंडियन कहा गया. एक द मोस्ट पॉपुलर थ्योरी तो यही है कि भैया जो यूरोपियंस हैं, लाइक कोलंबस है, दे वर इन सर्च ऑफ इंडिया, राइट, और गलती से दे गॉट लॉस्ट इन अटलांटिक, और उन्हें नॉर्थ अमेरिकन जो है वो शोर्स मिल गए, और वहाँ पर जो उन्हें पीपल, नेटिव्स जो मिले, जो इंडिजिनस लोग मिले, उन्हें उन्होंने इंडियंस कह दिया, राइट? एक तो ये थ्योरी है. और दूसरी थ्योरी ये है कि भैया उन्हें इंडियंस नहीं कहा था, उन्हें कहा था इंडिजीनियस लोग, राइट? एंड समवेयर इन द लैटिन एक्सप्रेशंस उस इंडिजीनियस के लिए इंडिया वर्ड जो है वो निकल कर आ गया बाहर, राइट? क्योंकि इंफॉर्मेशन, देखिए, मास लेवल पर जब इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है ना, तो बहुत हाथ एक्सचेंज होते हैं, बहुत जगह से गुजरती है, स्पेशली ड्यूरिंग दैट टाइम जब प्रिंटिंग प्रेस प्रिंट हो रही थी इंफॉर्मेशन, राइट? सो स्पेनिश से पोर्चुगीज से स्पेनिश, स्पेनिश से इटालियन, इटालियन से फ्रेंच, फ्रेंच से जर्मैनिक, जर्मैनिक से इंग्लिश, राइट? सो सबकी अपनी अपनी अलग अलग ट्रांसलेशन है. सो इंडिजीनस वर्ड से इंडिया जो है वो धीरे धीरे वो बन गया, राइट? दैट इज अनदर थ्योरी. खैर, हमें उस डिटेल में नहीं जाना. हमें ये समझना है कि भैया व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम. अब ब्रिटिशर्स आए, राइट? नाउ ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड दीज 13 कॉलोनीज, जहां पर इन द ईस्टर्न साइड ऑफ द नॉर्थ अमेरिका दे एस्टेब्लिश्ड देयर ओरिजिनल 13 कॉलोनीज, राइट? एंड दे वर विद एंड फ्रांस जो है वो लुइजियाना वाला रीजन, राइट, जो मिड वेस्टर्न रीजन है, और धीरे धीरे साउथ ईस्टर्न रीजन की तरफ भी यूएसए के, राइट, ये रीजन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्रांस. और इस 7 ईयर वॉर में बहुत भयंकर लड़ाई चल रही थी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, और ब्रिटेन बहुत बुरी तरह, मतलब बहुत बड़े नुकसान में था, जीत नहीं पा रहा था. जीते कैसे वो? इन 1763 उन्होंने एक रॉयल प्रोक्लेमेशन निकाला. दे डिड ट्रीटी विद द नेटिव्स. और नेटिव्स के साथ क्या ट्रीटी करी उन्होंने कि भैया ये जो अपलेशियन माउंटेन्स है ना, ये जो अपलेशियन माउंटेन्स है, इन्हें जो भी कोई भी कॉलोनिस्ट जो है इन अपलेशियन माउंटेन्स को क्रॉस नहीं करेगा, राइट? नेटिव इंडियंस की टेरिटरी में नहीं एंटर करेगा, ठीक है? एंड नेटिव इंडियंस आर फ्री टू रोम अराउंड दिस रीजन, राइट? मिसिसिपी तक जो है वो आराम से
जो मर्जी करें, जो मर्जी जिस मर्जी तरह वो रूल करना चाहते हैं करें, राइट। बदले में वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट दें अगेंस्ट फ्रेंच। सो कुछ इस तरह ट्रीटी वगैरह करके जैसे तैसे ब्रिटिशर्स जो है वो नेटिव इंडियंस के सपोर्ट से फ्रेंच से जीत गए, ठीक है। लेकिन ये कॉलोनिस्ट को गवारा नहीं था, राइट। क्यों? क्योंकि जो कॉलोनिस्ट हैं, अब मैंने आपको समझाया ही है पहले, ब्रिटिशर्स वर द ओरिजिनल गैंगस्टर्स, दे वर द ओरिजिनल स्मगलर्स, और उनका सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट है उनका, जो सबसे ज्यादा वो स्मगल कर रहे थे, वो था टोबैको। और वो टोबैको जो है वो कहां पर, टोबैको एंड ऑल्सो कॉटन दे वर यूजिंग टू प्रोड्यूस टेक्सटाइल, राइट। सो जो कॉटन है और जो टोबैको है वो इस सदर्न कॉलोनीज में डेवलप हो रहा था, उगाया जा रहा था यहाँ पर बड़े लेवल पर। लेकिन 17th 18th सेंचुरी में इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर चुके थे, राइट। कॉटन और टोबैको उगा कर इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट हो चुके थे ये लैंड, राइट, कि अब ये फर्टाइल नहीं रहे थे ज्यादा और प्रोडक्शन नहीं दे पा रहे थे ज्यादा। स्विच करना पड़ रहा था उन्हें, कभी मूंगफली उगानी पड़ रही है, कभी हेम्प उगाना पड़ रहा है। तो जो कॉलोनिस्ट हैं वो चाहते थे कि भैया हम मूव करें टुवर्ड्स वेस्ट, हम यूएसए में, हम अमेरिका में अंदर एंटर करें, ताकि और लैंड हमारे कंट्रोल में आए, ताकि हम और टोबैको वगैरह जो वो उगा सकें, बिकॉज टोबैको वाज हाईली एडिक्टिव और बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल था, राइट। लेकिन ब्रिटिशर्स ने 1763 में क्या कर दिया, ट्रीटी कर दी नेटिव इंडियंस के साथ। सो कॉलोनिस्ट के लिए ये जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई, एंड दिस बिकेम एक बहुत बड़ा रीजन बना बिहाइंड दैट होल अमेरिकन रेवोल्यूशन, राइट। वो जो टैक्सेस हैं, जो स्टैंप टैक्स वगैरह है और जो लेजिस्लेशन में सीट देने के वायदे हैं, राइट, वो भी कारण बने। लेकिन जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक कारण था वो ये था कि भैया कॉलोनिस्ट एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे इस ट्रीटी की वजह से। तो अगर ब्रिटिशर्स पॉलिटिकली कंट्रोल में रहेंगे ही नहीं तो वो ट्रीटी वाइड हो जाएगी, राइट। दैट इज व्हाई दीज कॉलोनीज गॉट रिड ऑफ ब्रिटिशर्स। ये ट्रीटी हो गई वाइड एंड देन दे स्टार्टेड एक्सपेंडिंग टुवर्ड्स वेस्ट, राइट। अब वेस्ट में जैसे जैसे वो एंटर करते गए, नेटिव इंडियंस को रिप्लेस करते गए, सो वॉरफेयर के ऊपर, राइट। देखिए, चाहे मॉडर्न कैपिटलिज्म की बात करें या यूरोपियन मॉडल ऑफ अमेरिकन मॉडल ऑफ कैपिटलिज्म या वेस्टर्न मॉडल ऑफ कैपिटलिज्म की बात करें, उसकी शुरुआत यहां होती है कहीं ना कहीं, राइट। कि भैया जीरो सम गेम है, कि मेरा प्रॉफिट, अगर कोई चीज मेरे पास है तो वो चीज तुम्हारे पास नहीं है, उसका कोई फायदा तुम्हें नहीं होगा, राइट। अगर नेटिव जो फार्मर्स हैं उनसे, अगर नॉट जस्ट नेटिव्स, अगर यूरोपियन फार्मर्स भी हैं वहां पर, अगर उनसे हम जमीनें छीन लेते हैं, राइट, और हम जो है वो दूसरी साइड स्लेव्स को लेकर आते हैं वहां पर काम कराने के लिए, ठीक है, तो भैया प्रॉफिट जो है वो सारा किसका है, प्लांटेशन ओनर्स का है, राइट। सो इन ऑर्डर टू, सो दिस रूथलेसनेस कि भैया प्रॉफिट के लिए व्हाट, या कैपिटलिस्ट मॉडल क्या डेवलप होता है यहाँ पर, दो इसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट्स हुए समय के साथ, बट इनिशियल जो है वो माइंडसेट क्या डेवलप हुआ वेस्टर्न कैपिटलिज्म का, राइट, कि अगर एक जीरो सम गेम के मुताबिक कि भैया मुझे फायदा कमाना है तो तुम्हारा नुकसान होना चाहिए, राइट। मैं जो भी इकोनॉमिक, जो भी पॉलिसी वाइज, प्रोग्राम वाइज जो भी स्टेप उठाएंगे हम, वो हमारे फायदे के लिए होगा, प्रॉफिट के लिए होगा, राइट। हम कैसे आपसे जो है वो मुनाफा कमा सकें, कैसे रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकें, ठीक है। ऑल्दो इस डिटेल में मैं जाऊंगा आगे आने वाले किसी सेशन में, ठीक है, बट यहां मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देने की कोशिश कर रहा था। सो दिस फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन बाय द ट्रीटी ऑफ आफ्टर द रेवोल्यूशन 1783 में दिस रीजन, राइट, देन फ्रांस से खरीदा गया 1803 में, देन सो दिस वाज द वेस्टवर्ड मूवमेंट। सो 1850s तक आते आते मैक्सिको ने सक्सेस कर दिया, जो ऑरेगन काउंटी है ग्रेट ब्रिटेन से 1846 में वो ले ली गई, राइट। टेक्सास को अनेक्स कर लिया गया 1845 में, ठीक है। उसके अलावा स्पेन ने कुछ टेरिटरी सीड करी, राइट, लाइक फ्लोरिडा वाज seceded by Spain in 1819. So basically during the 19th century and during the almost the half of the 19th century westward expansion जो है वो कंप्लीट हो गया यूएसए का, ठीक है। और फिर धीरे धीरे स्टेट्स जो है वो बने। अब देखिए इसमें भी एक कैच है, आप वेस्टवर्ड एक्सपेंड तो कर रहे हैं, लेकिन जब रॉकी माउंटेन्स आ जाएंगे तो इसके आगे तो आप, रॉकी माउंटेन्स और ये सूखा एरिया है, इसके आगे तो आप एग्रीकल्चर कर ही नहीं पाएंगे,
ठीक है, राइट। वेस्टवर्ड एक्सपेंड क्यों करना चाह रहे थे कि भैया टोबैको उगाए ज्यादा, लेकिन बाय द टाइम क्या हुआ, फिर बाय द टाइम इट वाज अराउंड 1850s 1870s तक आ गए, और तब अदर टेक्नोलॉजीज भी जो है वो धीरे धीरे डेवलप होने लग गई फॉर बेटर एग्रीकल्चर, लाइक फॉर इरिगेशन, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, राइट, फॉर बेटर क्वालिटी के सीड्स वगैरह जो है वो डेवलप होने लग गए, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, बहुत सारी चीजें आ गई। खैर, दैट्स नॉट द पॉइंट हियर। सो वापस आता है हमारी स्टेटमेंट पर, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड every aspect of American economic development was shaped by mercantilist economic philosophy of Britain. So what was the mercantilist economic philosophy of Britain? कि भैया जो कॉलोनीज हैं वहां से रॉ मटेरियल उठाओ, राइट, ब्रिटेन ले जाओ, या वहां से प्रोसेस गुड्स सस्ते में उठाओ, वहां से रॉ मटेरियल टैक्स के रूप में उठाओ, ब्रिटेन ले जाओ, यूरोप ले जाओ और बेचो, या अपनी अदर कॉलोनीज में ले जाकर बेचो। सो द कॉलोनीज वर प्रेजेंट टू सर्व द मेट्रोपॉलिटन. That was their mercantilist economic philosophy, right? Thus the American colonies, और इसी mercantilist economic philosophy के चलते ही जो है वो धीरे धीरे became colonist और Britishers के बीच में clash हुआ, that resulted into the political independence of the American 13 American colonies और 13 British colonies, right? अब मैं बार बार पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस क्यों बोल रहा हूं? आई होप दोज हु हैव अटेंडेड द प्रीवियस सेशन दे हैव द आंसर टू दिस क्वेश्चन. क्यों मैं बार बार बोल रहा हूं पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस? क्योंकि आफ्टर 1783, राइट, या अपनी इंडिपेंडेंस पाने के बाद भी स्टिल जो 13 कॉलोनीज हैं दे वर इन कनेक्शन, या वो किसी ना किसी तरह ब्रिटिश इकोनॉमिक सिस्टम के साथ कनेक्टेड रही काफी लंबे टाइम तक, राइट, जब तक उन्होंने अपने आप को एक बड़ी इकोनॉमिक शक्ति नहीं बना लिया, राइट. सो दैट मीन्स थ्रू आउट द 19th century. So thus the American colonies were encouraged to develop as food and raw material producers, most notably tobacco, rice, sugar, timber products, but discouraged from developing all but a narrow range of manufacturers. So Britain जो है वो in the 18th century क्यों USA को एक इंडस्ट्रियल नेशन बनने देगा? कंपटीशन बन जाएगा ना उनके लिए तो, राइट. सो ब्रिटेन की पूरी कोशिश ये रही कि भैया यूएसए जो है वो अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज ना करे. सो दैट वाज द 18th century, राइट. बट समथिंग हैपेंड एट द लास्ट फ्यू डेकेड्स ऑफ द 18th century, राइट, एंड अर्ली फ्यू डेकेड्स ऑफ द 19th century. दैट वाज द यूरोप जो है वो वॉर में उलझ गया. पहले फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर्स हुए एंड देन नेपोलियनिक वॉर्स, और यूरोप जो इस युद्ध में उलझ गया इसका फायदा जो है वो यूएसए ने उठाया. कैसे? राइट, आइए देखेंगे. Although these constrictions were raising frustrations among the colonists, but the independent USA inherited a set of British cultural, social, and political institutions which proved more conducive to private enterprise than any other system in the world at that time. It is in this later area that the explanations are usually found for the wide differences in economic performance of the North and South America since the 18th century, right. So ये आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत टेक्निकल स्टेटमेंट है पूरा, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं आपको ये अच्छे से समझाया हुआ है कि भैया नॉर्दर्न कॉलोनीज, अगर हम अमेरिकन इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी बात करें तो जो न्यू इंग्लैंड वाला रीजन है, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है यूएसए का, उसमें जो 6 स्टेट्स हैं, न्यू इंग्लैंड वाला जो रीजन है वहीं पर ही इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियल, उसमें अगर आप पेंसिल्वेनिया को भी जोड़ लें अगर, तो उसी रीजन में इतना ज़्यादा जो है वो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों होता हुआ नजर आया, राइट. या एक बड़े लेवल पर हमें इकोनॉमिक डिस्पैरिटी या इकोनॉमिक जो है वो डिफरेंस क्यों नजर आता है नॉर्दर्न कॉलोनीज और सदर्न कॉलोनीज में, या नॉर्दर्न स्टेट्स या सदर्न स्टेट्स में. सदर्न स्टेट्स जिसका एक बेसिक मोटा मोटा कारण अभी बता देता हूं, अदरवाइज वी हैव डिस्कस दिस इन प्रीवियस सेशंस, राइट, कि सदर्न कॉलोनीज जो है वो बहुत ज़्यादा प्लांटेशन बेस्ड थी, एग्रीकल्चर के लिए कंड्यूसिव था वो माहौल. नॉर्दर्न जो कॉलोनीज रही वो बहुत ठंडा था वहां पर माहौल, राइट, एंड दे वर बेटर इन कॉन्टेक्ट विद ब्रिटिशर्स. ठीक है. Now at first American businessmen were struggling without the British protection. However, things fortuitously tongue twister है मेरे लिए ये, sometimes it happens. Fortunately took a sudden change for better
with the outbreak of general warfare in Europe. Fortuitously, right? Sometimes I struggle with these type of tongue twisters. I don't know why. It's a problem. Care. So the thing is, Britishers left, लेकिन इकोनॉमिकली कनेक्टेड रहे. अब ब्रिटिशर्स का इकोनॉमिकली कनेक्टेड रहने का बेनिफिट जो है वो सदर्न कॉलोनीज को मिला. क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स को चाहिए था रॉ मटेरियल. सो उन्होंने शेयर प्रोवाइड करी, उन्होंने अपना सपोर्ट प्रोवाइड किया सदर्न कॉलोनीज को, राइट. सो सदर्न कॉलोनीज के पास जो है वो पहले पैसा ज्यादा आया, ठीक है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने नॉर्दर्न कॉलोनीज के साथ पूरी तरह ही अपनी नॉर्दर्न कॉलोनीज के साथ, जो कि अब आजाद हैं, राइट. मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस वॉर के बाद की बात कर रहा हूँ, 1783 के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है. नॉर्दर्न कॉलोनीज जो कि अब आजाद हैं, वहां पर धीरे धीरे बैंकिंग सिस्टम, इंडस्ट्री सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश हो रहा है. लेकिन ब्रिटिशर्स कोशिश कर रहे हैं अपनी पूरी कि भैया बड़े लेवल पर ना एस्टेब्लिश हो, राइट. लेकिन ये जो स्लो ग्रोथ हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, राइट, इसमें एक सडन चेंज आया जब यूरोप जो है वो वॉरफेयर में फंस गया इन द अर्ली 19th सेंचुरी, राइट. तो आइए समझते हैं अर्ली 19th सेंचुरी में हमें क्या देखने को मिलता है. सो द फ्रेंच नेपोलियनिक वॉर्स 1794 से 1815 तक, राइट. So the only way that trade and other links could be maintained between European states and their colonies was the means of neutral shipping. Right? देखिए, यूरोप जो है वो, फ्रांस में रेवोल्यूशनरी वॉर चल रही है, उसके बाद नेपोलियनिक वॉर्स चले, यूरोपियन कंट्रीज जो है वो आपस में लड़ रही हैं, लेकिन सबको ट्रेड भी तो करना है, राइट. तो भैया सबको अगर ट्रेड करना है और सब अगर एक दूसरे की नेवीज को डिस्ट्रॉय करने में उतरे हुए हैं, तो ऐसे में अमेरिका को एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है टू एक्ट एज एन एजेंसी फॉर न्यूट्रल शिपिंग. अमेरिकन जाते हैं और कहते हैं कि भैया आप आपस में लड़ रहे हो, लेकिन सबको ट्रेड करने की जरूरत है, हम पोर्ट्स और हम शिप्स प्रोवाइड करेंगे, राइट. सो एज मिडलमैन, राइट, एज एजेंट्स, एज पोर्ट अथॉरिटीज, दे फैसिलिटेटेड द फाइटिंग यूरोपियन कंट्रीज. एंड यूरोपियन कंट्रीज को भी ये बात समझ आई कि भैया यस डेफिनेटली वी नीड न्यूट्रल शिपिंग. सो दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी टेकन केयर ऑफ बाय अमेरिकन्स ड्यूरिंग दैट टाइम फर्स्ट. Then the Americans were more than pleased to accept this role. American ports, particularly in the New England area, experienced an unparalleled commercial prosperity. So where is this New England area? So if I have a map somewhere here of US, so these are the states. No, this is not an exact map. Yes, these are the states. New England area: Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island and Connecticut. These 6 states, इनको न्यू इंग्लैंड कहा जाता है, राइट. इन्होंने पोर्ट्स की तरह काम करना शुरू किया बहुत बड़े लेवल पर, राइट. ट्रेडिंग का यहाँ पर बूम आया. बेसिकली हुआ क्या, कैपिटल का इन्फ्लक्स हुआ. कैपिटल का इन्फ्लक्स हुआ तो भैया अब उसको री इन्वेस्ट करना है. अब री इन्वेस्ट करना है तो व्हाट वाज द नॉर्म ऑफ दैट टाइम, कहाँ पर इन्वेस्ट करने का फायदा सबसे ज्यादा, इंडस्ट्रीज में. तो इस एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है. एंड ऑल्सो न्यूयॉर्क एंड पेंसिल्वेनिया, बट दीज 6 स्टेट्स, मेन, वर्मोंट, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड एंड कनेटिकट, राइट, these 6 states are known as न्यू इंग्लैंड. बट उसके अलावा न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, एंड नॉट जस्ट दैट, उसके अलावा मिशिगन ऑल्सो ये एक बड़े लेवल पर धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइज किया इस रीजन ने अपने आप को, ठीक है. Now, but with the onset of continental system and orders in council, the British retaliation to the continental system, American commerce suffered too. So जब continental system आ गया, right, नेपोलियन ने कोशिश करी कि भैया हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग बने, हम दूसरे पर डिपेंडेंट ना रहें. ब्रिटिशर्स गुड्स को उन्होंने बॉयकॉट कर दिया. ब्रिटिशर्स का यूएस के साथ काफी अच्छा रिलेशनशिप था. तो अब धीरे धीरे जो है वो यूएस में ट्रेड कम होने लगा. एंड आफ्टर द फॉल ऑफ नेपोलियन, द ऑर्डर्स इन काउंसिल, राइट, यानी कि 1815 के बाद, कांग्रेस ऑफ वियना के बाद, धीरे धीरे अब ब्रिटिशर्स ने अपनी स्ट्रेंथ को जब वापस गेन करने की कोशिश करी, तो फिर से जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्लो पड़ने लगा यूएसए में. सिमिलर फंडा हम इंडिया में भी देखेंगे.
जब भी यूरोपियन वर्ल्ड में या वेस्टर्न वर्ल्ड में वॉरफेयर चलेगा, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आएगा, राइट, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे, यानी कि आप मान लीजिए 1880 से लेकर 1950 तक, राइट, ड्यूरिंग दिस पीरियड जब भी हमें यूरोप में कोई भी इकोनॉमिक डिस्ट्रेस देखने को मिलता है, चाहे वर्ल्ड वॉर हो, वो देन द ग्रेट डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन है, देन वर्ल्ड वॉर 2 तक है, ठीक है, जब भी ग्लोबल इकोनॉमी में डिप आएगा, इंडियन कैपिटलिस्ट राइज पे चले जाएंगे, राइट, सेम वाज द केस ऑफ यूएसए दैट टाइम, राइट। जब यूरोपियन इकोनॉमी में डिप आया ड्यू टू वॉरफेयर, यूएसए इंडस्ट्रियलाइजेशन स्पीड पकड़ने लगा। क्यों? क्योंकि अब सिंपल सी बात है, ये लोग उलझे हुए हैं अपने में आपस में, यूएसए को एक मिडलमैन के रूप में एक्ट करने को, न्यूट्रल शिपिंग जो है वो उन्होंने प्रोवाइड करी, एक मिडलमैन के रूप में एक्ट किया उन्होंने, राइट। एंड नाउ इफ दे आर एंगेज्ड इन वॉरफेयर, तो अपनी सारी इंडस्ट्रीज को यूरोप जो है वो वॉर इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट करेंगी, ठीक है। तो यूएसए को अगर प्रोड्यूस गुड्स चाहिए तो भैया खुद से बनाने पड़ेंगे उन्हें अब, जिससे क्या होगा, यूएसए की इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा। सेम इंडिया में भी देखने को मिलेगा हमें, राइट, वो हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में करेंगे डिस्कस। Now, while economic and military warfare had disastrous consequences for American primary producers and shipping interests, it created the first real opportunity for the development of large-scale domestic industry. वही exactly वही point. Economic and पढ़िए ध्यान से इस point को. While economic and military warfare had disastrous consequences for American primary producers, यानी कि अब वो, क्योंकि यूरोपियंस ने अपनी इंडस्ट्रीज को वॉर के लिए जो है वो ट्यून कर दिया, राइट, चाहे चाहे जो भी, जिस भी तरह की, चाहे बेसिक है, हैवी है, लाइट इंडस्ट्री है, जो भी है, वॉर की तरफ उन्होंने अलाइन कर दिया। तो अमेरिका से जो प्राइमरी प्रोड्यूस है उसका इंपोर्ट उन्होंने घटा दिया। तो भैया अमेरिका का अगर एक्सपोर्ट कम हो गया तो पैसे की दिक्कत हो गई उन्हें, या अब इकोनॉमी को कंटिन्यू कैसे रखें। सो ये जो गैप बना, इसको फुलफिल किया लार्ज स्केल डोमेस्टिक इंडस्ट्री के डेवलपमेंट ने। क्यों? क्योंकि अब प्रोड्यूस गुड्स यूरोपियंस ने अपनी तरफ चैनल कर दिए। दिस वाज अराउंड नेपोलियनिक वॉर्स की बात कर रहा हूं मैं, राइट। जब अमेरिका में प्रोड्यूस गुड्स की कमी होने लगी तो उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप कर दिया। सो बिटवीन 1805 to 1815, फॉर एग्जांपल, 94 न्यू कॉटन मिल्स वर बिल्ट इन न्यू इंग्लैंड। मोस्ट ऑफ देम वर एम्प्लॉइंग द लेटेस्ट ब्रिटिश स्पिनिंग एंड वीविंग मशीनरी। नाउ ब्रिटिशर्स ने जो क्लच अपना टाइट रखा हुआ था टेक्नोलॉजी पर, लूज करना पड़ा क्योंकि पैसे चाहिए उन्हें लड़ने के लिए। सो अगर यूएसए के कैपिटलिस्ट अगर उनको पैसे देते हैं और बदले में मशीन्स खरीदते हैं तो ब्रिटिशर्स को मानना पड़ा, क्योंकि पैसे का क्रंच है वॉरफेयर में, राइट। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग नेपोलियनिक वॉर 94, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। उसके अलावा और भी कई डिफरेंट तरह की जो है वो प्रोडक्शन या इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप हुई इन अमेरिका ड्यूरिंग दैट टाइम, राइट। एंड सिमिलर इज द केस ऑफ इंडिया, ठीक है। नॉट ऑफ ड्यूरिंग दिस टाइम, राइट, जस्ट जो मैंने आपको बताया 1880s के बाद, यानी कि 1900s में, जब यूरोप वर्ल्ड वॉर 1 में उलझा हुआ है, जब यूरोप एंड वेस्टर्न वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन में उलझा हुआ है, जब यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर 2 में उलझा हुआ है, तो इंडियन डोमेस्टिक प्रोड्यूस जो है वो बढ़ा, ठीक है। नाउ अ पोस्ट वॉर पीरियड 1850 टू अर्ली 1820s तक, अब वॉर खत्म हो गई। अब यूरोप ने या खासतौर पे ब्रिटेन ने देखा कि भैया यूएसए जो है वो फायदा उठा गया मौके का, अब वापस जो है वो अपनी पकड़ मजबूत करो। कैसे करी उन्होंने ना? इन द इमीडिएट पोस्ट वॉर पीरियड, ब्रिटिश इंपोर्ट इन्वेजन अंडरपिन्ड बाय द सुपीरियर टेक्नोलॉजी डेल्ट अ ब्लो टू द मोमेंटम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। नाउ ब्रिटिशर्स को अपनी इकोनॉमी को वापस जो है वो लाइन पर लेकर आना, तो उन्होंने प्रोडक्शन तुरंत बढ़ा दिया, राइट। प्लस वॉर इंडेमनिटी उन्हें मिली, युद्ध में जीते तो बहुत, युद्ध में ऑस्ट्रिया को, राइट, या प्रूशिया को या रशिया को जो पैसा दिया था वो धीरे धीरे वापस आने लगा उन्हें, राइट। कैपिटल आया, उन्होंने इन्वेस्ट किया प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन बढ़ाया, और अब सस्ते में बेटर क्वालिटी के प्रोड्यूस उन्होंने अपनी कॉलोनीज या थ्रू आउट वर्ल्ड जहाँ जहाँ पर उनका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस था बेचना शुरू किया। स्पेशली यूएसए को टारगेट किया उन्होंने, राइट। सो यूएसए में इंडस्ट्रियलाइजेशन का मोमेंटम जो है वो स्लो हो जाता है। मैनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वर क्लोज्ड एंड entrepreneurs turned to primary production and commercial activity, right.
सामान रिटेलिंग पर उतरना पड़ा या प्राइमरी प्रोडक्शन पर वापस जाना पड़ा, मिलों को बंद करके. However, the population was increasing rapidly. The frontier had spilled across the Appalachian mountain range and was racing across the Midwest. Now, during the same time, क्या हो रहा है? मैंने आपको बताया ना, ल्यूजियाना परचेज हुआ 1803-1804 में, राइट. ल्यूजियाना वाला रीजन जो है वो आ गया यूएस के कंट्रोल में. एंड फ्रांस में जो, या यूरोप में जो, ड्यूरिंग दीज 2 या 3 डेकेड ऑलमोस्ट, जो ये पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है इससे दुखी होकर एक बहुत बड़े लेवल पर ब्रिटिशर्स देन आयरिश, यूके के लोग, आयरलैंड के लोग, फ्रेंच, जर्मन पीपल, राइट, दे माइग्रेटेड. बहुत बड़े लेवल पर उनका माइग्रेशन जो है वो कहाँ हुआ? यूएसए में, राइट. अपने साथ वो थोड़ा बहुत कैपिटल भी लेकर आए. और अब यूएसए धीरे धीरे, या जो कॉलोनीज हैं वो धीरे धीरे वेस्टवर्ड मूव भी कर रही थी, अपलेशियन माउंटेन्स तक भी पहुंच गई, ठीक है. और ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो अब उनके कंट्रोल में है, तो ज़्यादा जो है वो उन्होंने अपने आप को प्राइमरी प्रोड्यूस में झोंक दिया. The USA was increasingly looking inwards for the exploitation of its own domestic potential rather than outwards to international economy. So during this period, शेख अपना अपना देख, पहले अपना तो देखो, इतने सारे रिसोर्सेज है यूएस के पास, राइट. सो दे वर बिजी एक्सप्लॉइटिंग दोज. जब वो उस रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर लेंगे अच्छे से, 1840s तक आते आते ठीक ठाक कैपिटल उनके पास आ जाएगा, देन दे विल ट्राई टू फ्यूज दैट कैपिटल इनटू इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट. सो दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. 1783 तक आते आते ये टेरिटरीज आ गई कंट्रोल में. ल्यूजियाना आ गए 1803 तक आते आते, राइट. सो वेस्टवर्ड एक्सपेंशन कंटिन्यूड था, ठीक है. नाउ रिवाइव्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन 1820 से 1850 तक. अब जो प्राइमरी प्रोड्यूस में, जो कमर्शियल एक्टिविटीज में वापस एंटर किए यूएसए के लोगों ने, बाहर से लोग आए, प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा, राइट. क्योंकि लुइसियाना वाला रीजन जो है वो कंट्रोल में आ गया. सो दिस इज द मिड वेस्टर्न रीजन, राइट. जो सदर्न रीजन है यहाँ पर तो प्लांटेशन क्रॉप्स लग रही थी. नॉर्दर्न रीजन में जो है वो फूड क्रॉप्स को बड़े लेवल पर लगाया जा रहा था, तो फूड प्रोडक्शन भी बढ़ा, ठीक है. बाहर से भी लोग आ रहे हैं, माइग्रेंट्स भी हैं, ठीक है. फूड प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन में धीरे धीरे जो है वो बूम आने लगा. सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, कई सारे फैक्टर्स देखिए, जोड़ते जाइए इन सारे फैक्टर्स को, दैट रिजल्टेड इनटू द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ यूएसए, राइट. Now, how they revived the industrialization during this period? The supply of raw cotton to insatiable British and European textile industries mainly drove the economic growth for the first half of the 19th century. मैंने आपको कहा ना, वेस्टवर्ड मूवमेंट, नया लैंड आया, कॉटन को बड़े लेवल पर उगाया, टोबैको बड़े लेवल पर उगाया और यूरोप में जाकर बेचा, वहां से आ रही है बड़े लेवल पर कमाई. देन मनी फ्लोड इनटू द सदर्न किंगडम या सदर्न स्टेट्स, जिन्हें कॉटन किंगडम कहा जाने लगा, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर कॉटन उगा रहे हैं. स्लेव्स का इन्फ्यूजन भी बहुत बड़े लेवल पर हुआ ड्यूरिंग दिस टाइम अफ्रीका से. द सदर्न प्लांटेशंस नीड फॉर एडिशनल फूड सप्लाईज एनकरेज द एक्सपेंशन ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर इन मिडवेस्ट, and the increasing wealth of both regions created a demand for manufactured goods that the New England supplied. So देखिए how all the stars are aligning, right? So what I said, ध्यान से देखिए, वेस्टवर्ड मूवमेंट हुआ, राइट. ये कैंसस, ओक्लाहोमा, मिजोरी, आर्कनसा, मिसिसिपी, अलाबामा, ये सारा रीजन जो है वो कंट्रोल में आया, राइट. यहां पर बड़े लेवल पर कॉटन और टबैको प्रोड्यूस किया गया, ठीक है. देन ये जो पॉपुलेशन इन्फ्यूजन है, जो स्लेव्स आए हैं या जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं, इनको खाना भी तो खिलाना है इतने लोगों को. तो जो मिड वेस्टर्न रीजन है, ये जो रीजन है, साउथ डकोटा, नॉर्थ डकोटा, मोंटाना, वायोमिंग, आयोवा, राइट, यहां पर बड़े लेवल पर खेती की गई. दिस इज द मिड वेस्टर्न रीजन. रीजन वाइज भी आपको मैप दिखाऊंगा मैं, राइट. अब अगर ये बड़े लेवल पर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर फूड, ये बड़े लेवल पर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कर रहे हैं एज रॉ मटेरियल, तो पैसा बहुत आ रहा है इन लोगों के पास, कैपिटल है बहुत ज्यादा. अब ये कैपिटल है तो इसको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा कहीं, तो कहां पर इन्वेस्ट किया गया? ऐसे रीजन पर जो कि कनेक्टेड है विद द टेक्नोलॉजी, राइट. दैट इज द न्यू इंग्लैंड रीजन. सो ये कैपिटल जो है वो, और बैंक्स भी वहीं पर ही ज्यादा बड़े लेवल पर डेवलप्ड थे ड्यूरिंग दिस टाइम, राइट.
तो कैपिटल जो है वो जाता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में और इंडस्ट्रीज जो है वो बड़े लेवल पर सेट होती है यहाँ पर फिर से, ठीक है। दिस इज दी यूएस मैप, रीजन वाइज मैप अगर आप देखें, सो दिस इज दैट मिड वेस्टर्न रीजन, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, नेब्रास्का, कैंसस, आयोवा, मिजोरी वगैरह, राइट। एंड दिस इज योर रॉकी माउंटेन रीजन, देन दिस इज द साउथ वेस्ट रीजन, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू मैक्सिको, एरिजोना, this is the south east region, right? South eastern region was more, ये क्या था, ज्यादा cotton producing, tobacco producing region था. This mid western region was more agrarian produce, food produce कर रहा था mid western region. And this is the north eastern region, Maine, Vermont, North Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New Jersey, Pennsylvania, New York, right? ये थे north eastern region, and especially these 6 states, these are known as collectively, these are known as North England. यहाँ पर जो है वो ज्यादा क्या हो रहा था, इंडस्ट्री सेट हो रही थी, ठीक है। एंड धीरे धीरे वेस्टवर्ड मूवमेंट बढ़ रहा था. सो दीज आर दी पैसिफिक स्टेट्स, राइट, और वेस्टर्न स्टेट्स भी कहते हैं. एंड दीज आर दी अलास्का और हवाई को कहा जा रहा है नॉन कंटिन्यूअस स्टेट्स. सो दिस इज द यूएस मैप रीजन. नेक्स्ट, now by 1860 the cotton textile industry based mainly in northeast had been almost entirely mechanized and was in no way inferior in its technology to that commonly used in England. now अब अभी तक जो कॉटन ये 1820s 1830s तक 1840s तक इनफैक्ट जो कॉटन बड़े लेवल पर जा रहा था, कहां पर, ब्रिटेन में भेजा जा रहा था. अब वो इतनी दूर भेजने की जरूरत नहीं है, राइट. उस कॉटन को कहां भेजा जा सकता है, नॉर्थ जो न्यू इंग्लैंड रीजन है जहां पर जो नई फैक्ट्रीज लगी हैं. सो 1860s तक आते आते कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहां पर भी बड़े लेवल पर एस्टेब्लिश हो गई और ब्रिटिश कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लेवल पर आने लगी. नाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्रोटेक्टिव टैरिफ इन 1816, द रिसोर्स अबंडेंस, हाई लेबर कॉस्ट, एक्सपेरिमेंट्स विद entirely new forms of mass production technology, etc., were to lead to a new and characteristically American form of manufacturing. So now the American form of manufacturing develop होता है. Protective tariffs 1816 के. Protective tariff क्या है बेसिकली, imports को महंगा कर दिया. अगर imports महंगे हो जाएंगे तो भैया बाहर की जो states हैं, बाहर के जो nations हैं, उनको बहुत महंगा पड़ेगा यूएसए में अपना सामान बेचना. सो दिस विल प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, पहली चीज. उसके अलावा रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, ठीक है. लेबर कॉस्ट जो है वो ज्यादा है, तो लेबर भी जो है वो खुशी खुशी काम करने आ रहे हैं. बेटर कंडीशंस उन्हें प्रोवाइड करी जा रही हैं. नई फॉर्म ऑफ मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी लाइक कन्वेयर बेल्ट है या डिवीजन ऑफ लेबर है, कई डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पर इन्वेस्ट किया जा रहा है, राइट. उसके अलावा मैनी अदर फैक्टर्स, राइट. उसके अलावा अगर आप अग्रेसिव मिलिट्री पॉलिसीज को भी जोड़ दें, ठीक है, यूएस के बैंकिंग सिस्टम को भी जोड़ दें, ठीक है, तो दीज मेक द अमेरिकन फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो कि धीरे धीरे डोमिनेट कर गई विद ड्यूरिंग 20th सेंचुरी, राइट. स्पेशली शुरू कहां से हो जाता है, फर्स्ट फ्यू डेकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ही. Now the constant westward shift in the functional center of the US economy and the progressive improvement of domestic transport facilities was equally important in fostering industrialization. So westward movement चल रहा है. southern states में commercial crops उगाई जा रही हैं, northern states में food crops उगाई जा रही हैं, ठीक है. जैसे जैसे वेस्ट कोस्ट से जैसे ही कनेक्ट हो गए, राइट, तो अब जा रहे हैं कहां पर, अब पैसिफिक को क्रॉस करके एशियन स्टेट्स के साथ जो है वो ट्रेड किया जा रहा है, ठीक है. सो हर एवेन्यू में धीरे धीरे जो है वो यूएस कामयाब होता जा रहा था. तो इनकी सक्सेस स्टोरीज देखिएगा, कंपेयर करें अगर ब्रिटिश सक्सेस स्टोरी ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड देन द यूएस इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक कंपैरेटिव स्टडी जो आप बना सकते हैं, ठीक है. दोनों में एक बड़ा फैक्टर आएगा कि भैया रिसोर्सेस की अबंडेंस थी. यूएस, ब्रिटेन के केस में उनके पास कैपिटल जो है वो, जो प्राइवेट कैपिटल था वो बड़े लेवल पर मौजूद था. देश उनका इतना बड़ा नहीं है लेकिन कॉलोनीज उनके पास बहुत सारी थी, राइट. खुद के पास बेसिक इंडस्ट्रीज, लाइट इंडस्ट्री, बेसिक इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री सभी बनाने के रिसोर्सेज उनके पास मौजूद थे. आइलैंड नेशन था, कनेक्टिविटी वगैरह अच्छी थी, राइट. यूएस को देखें तो कॉन्टिनेंट है पूरा, ऑलमोस्ट एक पूरा कॉन्टिनेंट है यूएसए, राइट.
लेकिन रिसोर्सेज अबंडेंस है रिसोर्सेज की, ठीक है। प्राइवेट कैपिटल मौजूद था और रिसोर्स एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। और उसके अलावा जो स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है उनकी, जीरो सम गेम वाला, कि जो जिस ब्रूटैलिटी से उन्होंने कमाई करी है, राइट। एग्रीकल्चरस जो कम्युनिटीज हैं उनका लैंड छीन कर स्लेव्स के सिर पर जो है उन्होंने जो कमाई करी है, राइट, वहां से उनको इतना ज्यादा जो है वो पैसा बचा। पहले तो लैंड खरीदना नहीं पड़ा, ठीक है। नेटिव्स जो हैं वो, खैर नेटिव्स ने उनको बहुत बड़ा चैलेंज दिया काफी समय तक, लेकिन जैसे जैसे गन जो वेपन्स हैं, वेपन टेक्नोलॉजी में जैसे डेवलपमेंट हुआ, राइट, स्पेशली कोल्ट रिवॉल्वर्स, दोज वर एबल टू सॉरी दोज वर एबल टू फायर मल्टीपल शॉट्स, राइट, 5 जो है वो शॉट्स एक साथ, मतलब एक बारी में फायर कर सकती थी, फिर उसको रिलोड करना पड़ता था, राइट। सो इस तरह की वेपन टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होना और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि टेलीफोन का आ जाना, टेलीग्राफ का आ जाना, इलेक्ट्रिसिटी का आ जाना, ठीक है, रेलवेज का एस्टेब्लिश हो जाना। तो ऑल दीज फैक्टर्स धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल बने इन दी economic growth of USA, right? It had protective effect in the form of relatively high transport cost for the British. अब जो एक तो टैरिफ मतलब जो टैरिफ प्रोटेक्शन एक्ट है उनका 1816 का, ठीक है, और उसके बाद इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, अब मिडवेस्ट से फूड प्रोड्यूस, अब अंदर तो उन्होंने रेलवेज डेवलप कर लिए, लेकिन बाहर की किसी कंट्री को आकर अगर ट्रेड करना है, और ब्रिटेन की पहले तो क्या था, ब्रिटेन में यूएस में ज़्यादातर कॉलोनीज जो है वो कोस्टल रीजन में थी, ज़्यादातर पॉपुलेशन कोस्टल रीजन में थी, यानी कि ज़्यादा बड़ा मार्केट कोस्टल रीजन में था। तो ब्रिटेन समुद्री रास्ते से आकर अपनी नेवी के जोर पर ट्रेड कर सकता था, लेकिन अब बड़े लेवल पर पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे वेस्टवर्ड मूव कर रही है या मिड वेस्टर्न रीजन में चली गई, यानी कि कॉन्टिनेंटल जो रीजन है, अंदर का जो रीजन है यूएस का, वहां पर भी मार्केट पहुंच गई है। तो उसे टारगेट जो है वो ब्रिटेन नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि पहले तो वो समंदर से ट्रेवल करके आए, फिर वो भारी टैरिफ भरे, फिर वो डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को यूज करे, वहां पर भी खर्चा, राइट। सो ब्रिटिशर्स जो है वो धीरे धीरे डिस्करेज होते गए। पोर्ट वाले रीजन में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन वहां पर पहली बात तो टैरिफ महंगा है, और दूसरा कारण ये कि भैया डोमेस्टिक मार्केट भी तो डेवलप कर गया ना। तो पोर्ट वाले रीजन में भी अब यूएस के लोग जो हैं वो अपना प्रोडक्ट बनाकर खुद यूज कर रहे हैं, ठीक है। यह हमें कहां देखने को मिलता है? ये हमें एक बहुत यूएस में काफी लंबे समय से प्रोपेगेंडा चला है, फोर्ड मोटर कंपनी का जो डेवलपमेंट हुआ, राइट। देयर वाज अ टाइम जब ब्रिटिशर्स और जर्मन मोटर व्हीकल्स का जो है वो डोमिनेंस था, लेकिन जब फोर्ड मोटर कंपनी या जीएम जो है वो धीरे धीरे डेवलप हुआ यूएसए में, राइट, सो उन्होंने अपना खुद का बहुत बड़े लेवल पर जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डेवलप कर लिया, राइट। फॉर एग्जांपल, टू आउटपरफॉर्म द फैक्ट्रीज ऑफ द पिट्सबर्ग, इट्स इन पेंसिल्वेनिया, British manufacturers had to not only jump over high tariff barriers but also to meet expensive sea and land transport costs, right, जो कि वो नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अब देखिएगा, ब्रिटिशर्स के पास इतना बड़ा एम्पायर तो था, ठीक है, लेकिन इट वाज स्कैटर्ड। अपना खुद का आइलैंड तो उनका छोटा ही है और एम्पायर उनका स्कैटर्ड है, ठीक है, लेकिन यूएस के पास एक बहुत बड़ा ह्यूज लैंड मास था और दैट वाज रिसोर्स रिच, ठीक है। Now, America also began to produce its own new technologies, responding to the different market forces found there compared with Europe. Example, the sewing machine greatly facilitated the work of women in remote western farmstead, as well as revolutionizing the shoe and garment trades in the production of utility products for working men, right. अभी तक टेक्नोलॉजी के लिए ब्रिटेन पर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे अमेरिकन्स ने अपनी तरफ से टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना शुरू किया। स्यूइंग के लिए बड़े लेवल पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था हैवी मशीन्स पर, लेकिन अब जब छोटी डोमेस्टिक लेवल पर स्यूइंग मशीन्स डेवलप हो गई, तो अब लोग घर में बैठ के जो है वो मशीन चलाकर कपड़ा सिल सकते हैं, राइट। तो
मिड वेस्टर्न रीजन में या जो कॉन्टिनेंटल यूएस है अंदर वाले रीजन में, जो कि बहुत दूर है, आप लेट्स से इंडस्ट्रियल जो स्टेट्स हैं उनसे बहुत दूर है, और वहां तक प्रोडक्ट अगर आसानी से नहीं पहुंच पा रहा है, राइट, प्रोसेस्ड सामान नहीं पहुंच पा रहा है, यानी कि कपड़े नहीं पहुंच पा रहे, लेट्स से, सो नाउ दे कैन सीव देयर ओन क्लोथ्स, राइट, और खुद छोटे छोटे लेवल पर वो सामान बनाकर बेच सकते हैं. सेम हैपेंड विद दी लेट्स से गारमेंट अदर मेंस के लिए, यानी कि बोथ फॉर वुमेन एंड मेन, दोनों के लिए जो है वो शू इंडस्ट्री, गारमेंट ट्रेड जो है वो बड़े लेवल पर बढ़ा. छोटे छोटे जो है वो शहरों में नए नए छोटे छोटे ब्रांड्स डेवलप होने लगे, शूज के, हैट्स के, राइट, कोट्स के. एंड स्पेशली इट डेवलप्ड आफ्टर द इन्फ्यूजन ऑफ इटालियंस. जहां तक मुझे याद है 1920 वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो है वो धीरे धीरे इटालियंस भी आने लगे यूएस में. उसके बाद गारमेंट इंडस्ट्रीज ने और ज्यादा पेस पकड़ा, राइट, क्योंकि अभी तक गारमेंट्स में जो है वो ज्यादा नाम फ्रांस और इटली का था यूरोप में इन द 18th सेंचुरी, राइट. यूएस की ऐसा कोई बड़ी गारमेंट इंडस्ट्री नहीं थी, लेकिन विद दी जब इटालियंस पहुंच गए यूएस में, तो यूएस में भी गारमेंट इंडस्ट्री जो है बड़े लेवल पर डेवलप हुई. Now, the industrialization of watch industry started in 1854 in Massachusetts with the development of machine tools, gauges, and assembling methods adopted to the micro precision required to the watches. So these are just few examples that you can quote and answers, right? The examples of the development, or yeah, examples of the establishment of different industries, right? So Massachusetts में 1854 में you can say that कि industrialization of the watch industry. क्यों? क्योंकि खुद की नई टेक्नोलॉजी, या आप इन अंडर द हेडिंग आप लिख सकते हैं कि भैया यूएस में अपनी खुद की टेक्नोलॉजीज जो डेवलप हुई. एंड दीज आर फ्यू एग्जांपल्स, राइट, लाइक सीविंग मशीन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द वॉच इंडस्ट्री है. उसके अलावा अंडर दीज कंडीशंस and with the cotton production and earnings driving the economy forward, the West constantly taking in new resources and the population booming with both high natural increase and immigration from Europe, it was difficult for manufacturers to fail. So क्या क्या फैक्टर्स हैं? कॉटन, वन फैक्टर इज कॉटन इंडस्ट्री, राइट. जैसे जैसे वेस्टवर्ड एक्सपेंशन होता गया कॉटन इंडस्ट्री, टोबैको इंडस्ट्री, कॉटन के साथ टोबैको इंडस्ट्री भी जोड़ दो यहाँ पर, टोबैको इंडस्ट्री वाज आल्सो इन बूम, राइट. देन जैसे जैसे रिसोर्सेज का और ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ, तो वो हैवी इंडस्ट्री, बेसिक और हैवी इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट हुआ, ठीक है. साथ में पॉपुलेशन जो है वो बड़े लेवल पर बढ़ी, माइग्रेंट्स भी आए, और फूड प्रोडक्शन जब बढ़ा अपना खुद का, यानी प्राइमरी सेक्टर में, ओवरऑल प्राइमरी सेक्टर में फॉर फूड प्रोडक्शन एज वेल एज फॉर कैश क्रॉप्स में, जो कैश क्रॉप्स जो बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट की जा रही थी या खुद ही डोमेस्टिकली यूज हो रही है, राइट. फूड प्रोडक्शन बड़े लेवल पर हो रहा है, पॉपुलेशन की ग्रोथ वहां से भी आई, माइग्रेंट्स भी बहुत सारे आए, ठीक है. सो कंबाइनिंग ऑल दीज फैक्टर्स, बैंकिंग का डेवलपमेंट भी आप कह सकते हैं, रिलेटिव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आप कह सकते हैं, अनदर पॉइंट, क्योंकि यूरोप के झगड़े का ब्रिटेन पर ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी फर्क नहीं पड़ा. वो अलग बात है, यूरोप देन एंटर्ड इनटू वॉरफेयर, अपने खुद के वॉरफेयर में उलझ गया फॉर ऑलमोस्ट एक डेकेड तक जो है वो डिस्टर्बेंस रहा. बट उसके बाद फिर से जो है वो यूएस इंडस्ट्रियल, इनफैक्ट सिविल वॉर के बाद जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने कंटिन्यूअस पेस ही बनाए रखा यूएस में, राइट. बट येट आफ्टर ऑल दीज फैक्टर्स यूएस अमेरिकन इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज बेनाइन. अभी भी वो अपना पोटेंशियल जो है वो अचीव नहीं कर पाया. दैट हैपेंड आफ्टर द सिविल वॉर, राइट. दिस वाज टिल 1860 तक की कहानी है, ठीक है. इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूएसए, ये सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एरा 1870 से 1916. सो अप टिल नाउ वी वर इन द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाले एरा में, और उसको ब्रिटेन के साथ कंपेयर करते हुए चलेंगे. इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और किन फेजेस से गुजरा हमने देखा. नाउ हम एंटर करेंगे आफ्टर द सिविल वॉर. So the value of goods produced by American industry increased almost tenfold between 1870 and 1916, right? So जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वो जो कह रही थी कि भैया अगर हम स्लेव्स हटा देंगे और इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करेंगे, प्लांटेशन बेस्ड इकोनॉमी से हटकर अगर हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनेंगे तो हमारा बहुत बेनिफिट होगा, उन्होंने वो रियलाइज किया, राइट. और उसका एग्जांपल क्या है? इंक्रीज्ड द अमेरिकन industry increase almost the produced, yeah, value of goods produced by American industry increased almost tenfold between 1870 and 1916. Many interrelated developments contributed to this growth. क्या है? The use of machines in manufacturing spread throughout American industry after the Civil War.
नाउ सिविल वॉर के बाद अब जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई तो जो सदर्न स्टेट्स हैं दे वर रिलक्टेंट टू इंट्रोड्यूस मशीन्स. अब सदर्न स्टेट्स में भी मशीन्स को इंट्रोड्यूस किया गया. सो ऑलमोस्ट थ्रू आउट जहां जहां तक मेजर कंट्रोल था यूएस गवर्नमेंट का, वहां तक उन्होंने एक्सपेंड किया मशीन्स को. राइट. सो ईच वर्कर वाज असाइंड अ स्पेसिफिक एंड यहां पर नई आप कह सकते हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हुई. राइट. ईच वर्कर वाज असाइंड अ स्पेसिफिक जॉब इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. सो स्पेशलाइज्ड वर्कर्स यानी कि आप कह सकते हैं स्किल्ड लेबर का जो है वो डेवलपमेंट हुआ यहां पर. राइट. सो ईच वर्कर वाज असाइंड अ स्पेसिफिक जॉब इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. दिस सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लेबर्स कॉल्ड द डिवीजन ऑफ लेबर आल्सो स्पेड अप द प्रोडक्शन. ठीक है. सो नाउ वॉच मेकर्स या लेट्स से हम पढ़ते हैं ना इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग. राइट. सो मान लीजिए एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में अब लेबर्स ने जो अपना काम डिवाइड कर दिया. लेट्स से ऑटोमोबाइल बनाने की बात करते हैं. सो इंजन के पार्ट्स को कौन बनाएगा, फिर उनको असेंबल कौन करेगा. राइट. बॉडी को कौन बनाएगा, बॉडी को असेंबल कौन करेगा. राइट. फाइनल इंस्पेक्शंस कौन करेगा, पेंट कौन करेगा. ठीक है. इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है वो कौन हैंडल करेगा. तो ये सब जो है वो डिवाइड कर दिए गए लेबर. पहले क्या था कि भैया अनस्किल्ड लेबर्स हैं, मशीन्स उनको जो है वो उनके फोरमैन या पहले कुछ जो है वो ट्रेनिंग दे दिया करते थे, और वही एक मैकेनिक जो है वो कॉटन टेक्सटाइल में भी काम कर रहा है एक जगह, और फिर वो उठकर लेट्स से प्रिंटिंग प्रेस में जाकर काम करने लगा, फिर वो उठ गया लेट्स से कोल माइन में जाकर काम कर रहा है. नहीं, स्पेशलाइज्ड लेबर जो है वो धीरे धीरे डेवलप हुआ, ऑर्गेनाइज किया गया लेबर्स को. राइट. Now, inventors created and the business leaders produced and sold a variety of new products. अब ब्रिटेन में जर्मनी में जो यूनिवर्सिटीज जो है वो डेवलप हो रही थी, क्योंकि यूएस में अभी बड़े लेवल पर यूनिवर्सिटीज नहीं एस्टेब्लिश हुई थी. राइट. लेकिन ब्रिटेन में या रेस्ट ऑफ द यूरोप में बड़े लेवल पर यूनिवर्सिटीज थी, और वहां से लोग जो है वो माइग्रेट करते हुए यूएस आ रहे थे फॉर द यूएस ड्रीम, फॉर द न्यू कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज. राइट. तो बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे इटली से, जर्मनी से, ऑस्ट्रिया से, फ्रांस से, ब्रिटेन से, नॉर्वे, स्वीडन, राइट, हर जगह से, रशिया से इनफैक्ट लोग जो है वो धीरे धीरे माइग्रेट करते हुए पहुंच रहे थे. और वो अपने साथ एंड ऐसे नहीं है कि अमेरिका के खुद के लोगों ने नहीं डेवलपमेंट करी है. राइट. खुद के लोगों ने भी जो है वो नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, लेकिन बाहर से भी बहुत सारे लोग आकर जो है वो अमेरिका में एंटर करते हैं, अमेरिका के सिटीजन बनते हैं और अमेरिका में नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश इज कि यूरोप में जो है बड़े लेवल पर यूनिवर्सिटीज थी, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा हो रहा था इस समय, वो धीरे धीरे जो है वो अब वही टेक्नोलॉजी डेवलप करने का, पढ़ाई लिखाई करने वाला जो है वो ट्रेंड यूएसए में भी चलना शुरू हुआ. राइट. द प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग टाइपराइटर, बार्ब्ड वायर, टेलीफोन, द फोनोग्राफ, इलेक्ट्रिक लाइट एंड पेट्रोल इंजन कार, इनकैंडेसेंट बल्ब्स एटसेट्रा, ये सब जो है वो धीरे धीरे यूएस में डेवलप हुआ. और यहीं पर जो मैंने आपको अभी पॉइंट बताया ना, यहीं पर ये डिबेट है. लाइक फॉर एग्जांपल टेलीफोन की बात करें तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को बोला जाता है कि भैया दे डेवलप्ड टेलीफोन. राइट. लेकिन वहीं एंटोनियो मेसुची की बात भी की जाती है कि भैया कहीं ना कहीं उन्होंने भी टेलीफोन को डेवलप करने में काम किया है. ठीक है. वहीं अगर हम बात करें पेट्रोल इंजन की, सो इनिशियल इंटरनल कंबशन इंजन जो है वो डामर और मैबाक ने डेवलप किया, उसको फर्दर जो है वो रिफाइन किया यूएस में कुछ साइंटिस्ट ने. इनकैंडेसेंट बल्ब्स की बात करें या बल्ब्स की बात करें तो एडिसन का नाम आता है, लेकिन कहीं ना कहीं एडिसन पर यह सवाल भी उठाया जाता है कि उन्होंने किसी और की टेक्नोलॉजी, किसी और यूरोपियन, इटालियन जो है वो जर्मन साइंटिस्ट की टेक्नोलॉजी को उन्होंने हॉग किया, उनके मतलब बेसिकली ही हॉग्ड द क्रेडिट, टेक्नोलॉजी उनकी नहीं थी. सेम टेस्ला ने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पर बहुत बड़े लेवल पर काम किया, लेकिन एडिसन ने इट इज एलेज किया जाता है कि एडिसन ने क्रेडिट वहां पर भी हॉग कर लिया. ठीक है. सो अमेरिकाज रिच एंड वेरिड नेचुरल रिसोर्सेज प्लेड अ की रोल इन द राइज ऑफ बिग बिजनेसेस विद abundant water supply, forest, coal and iron. So not just light industry, basic and heavy industry, right, primary produce for food, primary produce for as cash crops, ठीक है, transportation, arms and ammunition, डिफेंस, ऑफेंस, हर डायरेक्शन में यूएस डेवलप कर रहा था. नॉट जस्ट दैट, उसके अलावा धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, एजुकेशन यानी कि बड़ी यूनिवर्सिटीज धीरे धीरे एस्टेब्लिश होने लगी.
हार्वर्ड वगैरह, जैसे हार्वर्ड है, मैसाचुसेट्स वगैरह, धीरे धीरे बड़ी यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश हुई. देन व्हाट एल्स, आई लॉस्ट माय ट्रेन ऑफ थॉट. कोई बात, थोड़ी देर में आ जाएगा वापस याद. Now 25 million immigrants entered the United States between 1870 से 1916 तक. 25 million immigrants एंटर कर रहे हैं. और पहले कहाँ से आ रहे थे? देखिए ट्रेंड क्या था इमिग्रेंट्स एंटर करने का यूएस में. इट स्टार्टेड विद ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, राइट. फिर धीरे धीरे एक्चुअली इट स्टार्टेड विद स्पेन, पोर्चुगल, राइट. देन ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, देन डेनिश, नॉर्डिक, स्वीडिश, नॉर्वेजियन, राइट, रशियंस. और फिर धीरे धीरे आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैक्सिको, और 20th सेंचुरी में आ जाएं, सो फिर मैक्सिकन्स, चाइनीज, कोरियंस 21st सेंचुरी तक आते आते, देन इंडियंस ऑल्सो, पाकिस्तानीज, राइट. सो यूएसए में, इसीलिए यूएसए इतना ज्यादा मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक धीरे धीरे बनता गया. और नेटिव पॉपुलेशन तो वहां की थी ही, द इंडिजिनस पीपल, नॉट द इंडियन पीपल, द इंडिजिनस पीपल. Now, the immigration plus natural growth caused the US population to more than double during the same period, from rising from about 40 million to about 100 million. 10 करोड़ के आसपास पहुंच गई, 100 मिलियन तक. The US, the total distance of, तो population में बूम आया. तो इतने बड़े लेवल पर population है तो भैया बहुत वो इंडस्ट्रीज में भी, और since that is the trend to establish industries, so they rush towards industries also, right. उसके अलावा so industrial development हुआ. The total distance of all railway lines in operation in the US soared from 14,500 kilometers 1852 almost 320,000 kilometers in 1900. so अब देखिए कितने मल्टीफोल्ड जो है वो ट्रांसपोर्टेशन मतलब कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो डेवलप हुआ, रेलवेज का डेवलपमेंट हुआ. और उसके साथ आप टेलीफोन, टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक लाइंस, इन सबको भी जोड़ दें तो कनेक्टिविटी जो है वो धीरे धीरे यूएस में बढ़ती गई. तो जितना बड़ा यूएस था ना, बहुत बड़ा चैलेंज था उनके सामने कि इसको भैया कनेक्ट करके रखने का, राइट. तो दे मेड सीरीज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड येट इट टर्न आउट टू बी राइट डिसीजंस that resulted into this increased connectivity and eventually the development, the economic development of USA, right. The system linked the United States by rail from coast to coast, right, यानी कि ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक. In 1876 Alexander Graham Bell invented the telephone sorry. This along with telegraph provided the quick communication that is vital to the smooth operation of big businesses. तो मैंने आपको क्या बताया हिस्ट्री में भैया, एक हिस्ट्री में अगर आपको पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस या डेवलपमेंट्स होती हुई नजर आ रही हैं तो साथ में पैरेलल उसके कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी भी डेवलप होती हुई नजर आएगी, राइट. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सॉरी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बड़े लेवल पर ग्रो कर सका, या बड़े लेवल पर जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमें देखने को मिला. क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, रेलवेज जो है वो बड़े लेवल पर डेवलप हुआ, ठीक है. और सिंपल सी बात है, लाइक अगर जब मैंने एंशिएंट आपको पढ़ाया था तो इतने बड़े बड़े एम्पायर जो है वो धीरे धीरे इंडिया में टूटते क्यों चले गए? क्योंकि वो अपने टाइम की इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लिमिटेड थे. अगर हम अशोका की बात करें तो अशोक वॉज नॉट एबल टू हैंडल द होल एक्सटेंट ऑफ हिज एम्पायर फ्रॉम पाटलिपुत्र. जब तक नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में अगर कोई इन्वेड कर जाए, अगर कोई अगर उसका कोई गवर्नर जो है वो डिफेक्ट कर जाए, तो बाय द टाइम अशोका तक बात पहुंचेगी हो सकता है देर हो जाए, राइट. सो जो ये लैग था इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, दिस वाज अ बहुत बड़ा रीजन था बिहाइंड द फेलियर्स ऑफ द मेनी ऑफ द एंशिएंट एंड द मेडिवल एम्पायर्स, राइट. सो इसलिए हमें बार बार एक ट्रेंड देखने को मिलता है कि स्टेट बनता है बड़ा, फिर वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है, बनता है डिसइंटीग्रेट कर जाता है, सेंट्रलाइजेशन होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, सेंट्रलाइजेशन होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है. कारण एक पैरेलल में कारण क्या चल रहा है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. क्योंकि देखिए घोड़े, रथ, राइट, हमने घोड़ों को अराउंड 5,000-7,000 ईयर्स के अराउंड जो है वो डोमेस्टिकेट किया, ठीक है. वी कैन से दैट, वी कैन कंफर्टेबली से कि भैया पिछले 4,000 सालों के अराउंड जो है वो हम चैरियट्स वगैरह, हमने 4,000-5,000 सालों से हमने चैरियट्स वगैरह डेवलप कर लिए. ग्लोबल लेवल पर बात कर रहा हूँ, ठीक है.
या बड़े लेवल पर हमने बेटर क्वालिटी के, बेटर ब्रीड के घोड़े वगैरह डेवलप कर लिए, या अदर कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी, यानी कि हमने पिजन्स का, हॉक्स का, क्रोज का, रेवंस का यूज करना शुरू कर लिया, ठीक है। और ये सब जो है वो यही सेम स्टैंडर्ड ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन या ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी बना रहा, राइट, टिल लेट्स से 17th 18th सेंचुरी तक, ठीक है। और विद द इंडस्ट्रियल, विद द डेवलपमेंट ऑफ स्टीम इंजन्स एंड देन ICE, यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन्स, राइट, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से जो है वो चेंज आया, जिसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कि भैया हजारों सालों से हमने घोड़ों का यूज किया। एक हॉर्स बेस्ड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी घोड़ों के लिए, चैरियट्स, उनके सैडल्स, उनके हूफ्स, राइट, उनको ट्रेनिंग, उनको पालना पोषना, बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी ग्लोबल लेवल पर, राइट। ऑटोमोबाइल्स के आने के बाद ऑलमोस्ट 40 ईयर्स में वो इंडस्ट्री ड्विंडल कर गई। सेम जो है वो कहीं अब इंटरनल कंबशन इंजन के साथ ना हो जाए विद दी बूम एंड दी with the rise in the electrical vehicles, EVs, right? ये इसके साथ एक और पॉइंट मुझे याद आता है कि हम बोलते हैं कि भैया डॉग्स आर मतलब हमारे जो है वो सबसे लॉयल फ्रेंड्स हैं। हम घोड़ों को भूल जाते हैं जो कि करोड़ों के हिसाब से मरते आए हैं हमारे लिए वॉरफेयर्स में, ठीक है। खैर, सो दैट वाज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लेकिन ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी टू, ठीक है। So the business boom triggered a sharp increase in investment. So वही सेम कहानी समझ गए होंगे आप अभी तक, ठीक है। वेस्टवर्ड एक्सपेंशन, सदर्न स्टेट में टोबैको और कॉटन का प्रोड्यूस, पैसा आ गया, राइट, बड़ी माइग्रेंट्स आ गए बहुत सारे पॉपुलेशन को फीड करने के लिए। नॉर्थ वेस्टर्न, मिड वेस्टर्न रीजन में अग्रेरियन प्रोड्यूस बढ़ा, ठीक है, उनके पास भी पैसा आ गया। प्लस यूरोप आपस में जो युद्ध में उलझा हुआ है उसका फायदा न्यू इंग्लैंड वाले रीजन ने उठाया, इंडस्ट्री डेवलप कर ली, बैंकिंग सिस्टम डेवलप कर लिया, अपना पैसा है उसको इन्वेस्ट किया, राइट, किस रीजन में, नॉर्थ इंग्लैंड रीजन में, राइट, इंडस्ट्रीज को फर्दर डेवलप किया और प्रॉस्पेरिटी बढ़ती गई, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली अपने आप को स्ट्रेंथन किया, अपने आसपास के जो भी अपना जो बैकयार्ड है मनरो डॉक्ट्रिन के बाद, अपना जो बैकयार्ड है यूएस ने उसको सिक्योर किया, यानी कि फ्रेंच, ब्रिटिशर्स, पोर्चुगीज, डच, जर्मन जो है वो अब उनके एरिया में आकर खलबली नहीं मचा सकते। सो सदर्न अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका को जो है वो उन्होंने अपने ऊपर इकोनॉमिकली धीरे धीरे डिपेंडेंट बनाना शुरू किया, उनकी इकोनॉमी को अपने साथ जोड़ना शुरू किया, ग्लोबल प्रेजेंस जो है वो बढ़ती गई, ठीक है, राइट। सो आते 1870s तक आते आते अब धीरे धीरे अपनी खुद की बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, रेलवेज का बड़े लेवल पर डेवलपमेंट हुआ, कनेक्टिविटी बढ़ी, इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग होती गई। अब ये जो इतना सारा पैसा है इसको अब कहां लगाया जाए, अब ये जो समझ रहे हैं पॉजिटिव फीडबैक है ना, पैसा आता जा रहा है, इन्वेस्ट होता जा रहा है, पैसा आता जा रहा है, इन्वेस्ट होता जा रहा है, मार्केट ग्रो करता जा रहा है, कैपिटल ग्रो करता जा रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रीज ग्रो करती जा रही हैं, यूरोपियन देखते जा रहे हैं कि भैया यूएस में है बेटर, फायदा यूएस में है, यूएस आते जा रहे हैं लोग, ठीक है, यूरोप से पैसा उठाकर लोग यूएस पहुंच रहे हैं, देन देयर इन्वेस्टमेंट प्रोवाइडेड, और जो धीरे धीरे कॉर्पोरेशन स्टॉक बॉन्ड्स वगैरह, अब इतना लोगों के पास जो सेविंग्स है, बैंक्स खुलते गए, लोगों ने अपना पैसा जो है वो बैंक्स में डालना शुरू किया, स्टॉक मार्केट, वॉल स्ट्रीट जो है वो एस्टेब्लिश हुआ, वहां पर स्टॉक या बॉन्ड्स जो है वो लोगों ने खरीदने और बॉन्ड्स में ट्रेड करना जो है वो शुरू किया लोगों ने। अब ये जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बने, इनके पास जो इतना अब कैपिटल है, नाउ दे स्टार्टेड गिविंग आउट कैपिटल एज लोन टू रिलेटिवली स्मॉलर इंडस्ट्रियलिस्ट। सो नॉट जस्ट बड़े लेवल पर, नॉट जस्ट दी अपर मिडिल क्लास बट दी मिडिल क्लास जो है वो धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू हुई। सो एक स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास जो है वो यूएस में डेवलप हो रहा है, राइट। नाउ देयर इन्वेस्टमेंट प्रोवाइडेड कैपिटल दैट कंपनीज नीडेड टू एक्सपेंड देयर ऑपरेशंस, न्यू बैंक्स sprang up throughout the country, banks helped finance the nation's economic growth, right? Now so this was how the यूएस इकोनॉमी, मतलब हमने देख लिया अप टिल 19th सेंचुरी के स्टार्ट तक जो है वो, यानी कि सेकंड फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या क्या हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो है वो क्या क्या चेंजेस या क्या इकोनॉमिक चेंजेस हमें देखने को मिले यूएस में बेसिकली, ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट द लाइफ ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल एरा। So jobs in industries drew people from farms to cities in record numbers, especially the slaves freed after the Civil War and European distress immigrants filed up the cities. Oh sorry, not filed, filled up the cities.
सो आफ्टर 1850s, आफ्टर द सिविल वॉर, स्लेव्स जो है वो आज़ाद हो गए। मैंने आपको क्या कहा, 1870 के बाद जो है वो इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत बड़े लेवल पर बूम आया, 10 फोल्ड जो है वो प्रोडक्शन बढ़ा। ठीक है, कैसे, क्यों? क्योंकि अब लेबर्स जो है वो फ्री हो गए। एक तो कैपिटल बहुत ज़्यादा है, उसको बैंकिंग सिस्टम सुदृढ़ हो गया, ठीक है, और अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई यूएस में, इंडस्ट्रीज को हर जगह भेजा गया, राइट। स्लेव्स फ्री हो गए, अब उन्होंने इंडस्ट्रीज में जो है वो काम करना शुरू किया, लेबर भी जुड़ गया, कैपिटल भी है, इंडस्ट्रीज बढ़ गई, राइट। और पैरेलली देखें तो यूरोप में क्या चल रहा था, यूरोप में जो है वो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ फ्रांस, सॉरी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, लेकिन उससे पहले 1848 के बाद जो है वो फ्रांस और इटली और ऑस्ट्रिया और जर्मनी, प्रूशिया, ये सब एक दूसरे से लड़ रहे थे ऑलमोस्ट, ठीक है। कहीं ना कहीं हमें 66 में 71 में वॉर जो है वो होती हुई नजर आ रही थी। तो यूरोप में लोग फेडअप थे, वो भी अब धीरे धीरे आते जा रहे थे। मैंने आपको बताया ना 25 मिलियन लोगों ने माइग्रेट किया है ड्यूरिंग दिस टाइम, राइट। सो इससे क्या हुआ, जो और प्लस अनदर थिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो स्ट्रांग होने से जो एग्रीकल्चर है वो भी लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव हो गया, यानी मशीन्स ने जो है वो लेबर की जगह ले ली, राइट। क्यों? क्योंकि सदन जो प्लांटेशंस हैं वहां पर स्लेव्स काम कर रहे थे पहले, अब स्लेव्स आजाद हो गए, राइट, और बदले में उनको अब खरीदनी पड़ी मशीनें अपने फार्म्स में काम करने के लिए, राइट। तो वो जो गांव से लोग फ्री हुए हैं वो कहाँ आएंगे, अब शहरों में आना शुरू किया, ठीक है। तो शहरों की भी हालत उसी तरह थी जैसे ब्रिटेन में मैंने आपको समझाया, लंदन वाज ऑलमोस्ट अ स्लम, राइट, अपार्ट फ्रॉम फ्यू डाउनटाउन रीजन वगैरह अगर आप छोड़ दें, या कुछ और रीजन आप छोड़ दें जहाँ पर जो एरिस्टोक्रेट्स या रिच लोग रह रहे हैं उनकी सोसाइटीज वगैरह आप छोड़ दें, तो लंदन वाज ऑलमोस्ट अ स्लम। सेम वाज द केस ऑफ लीड्स और मैनचेस्टर, अदर इंडस्ट्रियल टाउन्स इन लंदन, सॉरी इन इंग्लैंड। वैसा ही कुछ यूएसए में भी हुआ। न्यूयॉर्क है, चाहे वो न्यूयॉर्क को मान लें आप, और जो न्यू वर्क है यानी कि न्यू जर्सी को मान लें, पिट्सबर्ग को मान लें, जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल टाउन्स जो डेवलप हुए, वहां पर भी मजदूरों का हालात कुछ खास नहीं था, राइट। इट वाज द मिडिल क्लास जो बड़े लेवल पर स्ट्रांग हुआ, ठीक है। एंड दे स्टार्टेड, बिकॉज अपर क्लास तो इस लेवल पर मौजूद नहीं थी, एरिस्टोक्रेट्स वगैरह तो नहीं थे, प्रिस्ली क्लास कोई बड़े लेवल पर मौजूद नहीं थी, पुरानी प्रिस्ली क्लास जैसे यूरोप में थी। इसीलिए हमें, अगर हम यूएसए का चर्च का डेवलपमेंट देखेंगे तो बहुत डिफरेंट तरह के चर्चेस जो है वो डेवलप होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एक पुरानी सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं थी जैसे यूरोप में मौजूद थी, रोमन कैथोलिक चर्च और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स एंड देन डिफरेंट प्रोटेस्टेंट चर्च, राइट। तो यहाँ पर आपको बैप्टिस्ट चर्च, प्रोटेस्टेंट चर्च, कैथोलिक चर्च, बैप्टिस्ट में भी कई डिफरेंट फैक्शंस जो है वो देखने को मिलेंगे, राइट। लोग अपनी मर्जी से जो है वो चर्च बना ले रहे हैं, जोहावर्स विटनेसेस हैं, और देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ चर्चेस, ठीक है। सो दैट इज जस्ट वन एग्जांपल कि कितनी तरह की डाइवर्सिटी थी यूएस में उस समय, हो गई थी। अगर हम केवल रिलीजियन लाइंस पर देखें तो मैंने चर्चेस का एग्जांपल दिया आपको, उसके अलावा सिटीज़ में ही माइग्रेंट्स हैं, स्लेव्स फ्री हो गए, और ये खास तौर पर जहाँ पर इंडस्ट्रीज ज़्यादा डेवलप हुई वहाँ पर पुश हुए स्लेव्स, राइट। दैट इज़ वाई हमें, अगर हम अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज़ की या ब्लैक कम्युनिटी की पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन देखें तो ज़्यादा हमें न्यू इंग्लैंड रीजन में देखने को मिलता है, राइट। Now, in 1870, only about 25% of the American people lived in urban areas. By 1916, the figure had reached almost 50%. So 1916 तक आते आते 50% लोग रह रहे हैं। और अच्छा, पॉइंट मैंने कहाँ से शुरू किया था कि अर्बन हालात भी जो है वो कोई खास सेफ नहीं था, राइट। सेम जो कंडीशन या सिमिलर कंडीशंस जो यूरोप में थी ड्यूरिंग दी, स्पेशली ब्रिटेन में थी ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो शहरों में बुरा हाल था, स्लम्स वगैरह थे, वैसा ही कुछ यूएस में भी था। द लाइव्स ऑफ द पीपल इन द सिटीज contrasted sharply. A small percentage of them had enormous wealth and enjoyed lives of luxury, right? But what about the rest of them? Below them economically, the larger middle class lived comfortably, but the bottom of the economic ladder, a huge mass of city people lived in extreme poverty, right? So जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई ऐसा पुराना एरिस्टोक्रेटिक क्लास वहां पर मौजूद नहीं थी, राइट। सो जो मिडिल क्लास है, या लेट्स से अगर कुछ एरिस्टोक्रेटिक लोग हैं, दे वर लिविंग इन एक्सट्रीम लग्जरी।
और जो मिडिल क्लास थी दे स्टार्टेड मिमिकिंग द यूरोपियन एरिस्टोक्रेट्स, दे स्टार्टेड लिविंग लाइक यूरोपियन एरिस्टोक्रेट्स, बिकॉज अपने आप को किसी तरह तो डिफरेंशिएट करना ही है उन्होंने। ठीक है, मैंने आपको बताया ना मिडिल क्लास का डिलेमा क्या है कि भैया कैसे जो है वो खुद को बाकियों से अलग दिखाए, राइट, बाकियों से बेटर दिखाए। सो इसको पोर्ट्रे किया अमेरिकन ऑथर मार्क ट्वेन ने, कॉल्ड द एरा ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन द गिल्डेड एज करके उन्होंने जो है वो एक उनका लिटरेरी वर्क है, राइट। इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है द प्लाइट ऑफ द वर्किंग क्लास एंड द enormous wealth of the upper middle class and the ruling elites. The gilded lifestyle of the rich who copied the aristocratic culture of Europe was hiding the obscene level of inequality in society and creaking socio-political institutions, right? So obviously जैसा similar social माहौल था यूरोप में, वैसा ही सिमिलर सोशल माहौल यूएसए में भी था, कोई खास अलग कहानी नहीं थी, राइट। Now USA was only a nation to emerge more industrialized and stronger after World War I. So ये हम आगे समझेंगे, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया इसके बारे में कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद और इंडस्ट्रियलाइज हो गया यूएस। इट सोल्ड ऑल काइंड्स ऑफ वॉर एंड नॉन वॉर रिलेटेड गुड्स टू यूरोप एंड ऑल्सो लेंट इट मनी टू बाय दोज गुड्स, राइट। एक तो खुद ही प्रोड्यूस कर रहा है, अब यूरोप के पास वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ज़्यादा पैसा नहीं है, तो भैया पैसा भी उनको यूएस से ही दे रहा है कि भैया हमसे ही पैसा लो, खरीदो, हमारा ही सामान खरीदो और बाद में बड़े लेवल पर ब्याज देना हमें, ठीक है। सो बेसिकली इकोनॉमिकली कॉलोनाइज करने की बारी अब यूएसए की है। पहले इकोनॉमिकली कॉलोनाइज किसने कर रखा था? यूके ने यूएसए को। अब यूएसए जो है वो यूरोप को इकोनॉमिकली कॉलोनाइज करने पर आ गया। Now, by the end of the war, entire world was connected with its economy as seen from the spread of the Great Depression, which had originated on the Wall Street. So these are few of the points about the economic changes और economic जो भी हमें development देखने को मिलती है 20th century में. We will discuss this in details, right? So मैंने आपको बताया ही 20th century तक आते आते इकोनॉमिक मतलब ग्लोबल लेवल पर जो है वो यूएस की इकोनॉमी कनेक्ट कर गई थी, ठीक है। नाउ इस इमेज को मैं थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा आने वाले सेशंस में। नेक्स्ट मेजर चेंज इन अमेरिकन सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर केम विद द न्यू डील ऑफ द प्रेसिडेंट रूजवेल्ट विच वाज बेस्ड ऑन द कीनेशियन इकोनॉमिक्स। सो ये बेसिकली क्या है कि भैया सरकार को, कीनेशियन इकोनॉमिक्स क्या बोलती है कि भैया डेवलपमेंट करना है तो सरकार को अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। A new deal of President Roosevelt was after the Great Depression during the 1930s, right? Where American government सामने से आकर नए रेलवे प्रोजेक्ट, नए क्या बोलते हैं रोड प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट्स, हैवी इंडस्ट्री, बेसिक इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करती है और लोगों को रोजगार देती है, जिससे लोगों के पास पैसा आता है खरीदने के लिए चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे इससे पहले फेडरल रिजर्व भी एस्टेब्लिश होगा, उनके पास नोट छापने की मशीन भी आएगी, ठीक है। सो विल लुक एट दिस इन द अपकमिंग सेशंस and we'll look at this in details also, ठीक है। So don't worry. So that is all for today, right? This was about the American Revolution. American industrialization. I hope आप लोग basic जो है वो concept इसके समझ पाए होंगे। In the upcoming sessions we will go into further details. काफ़ी डिटेल में जाकर हम जब वर्ल्ड वॉर में एंटर करेंगे तो और इसको थोड़ा बेटर तरीके से और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। मेक श्योर कि प्रीवियस सभी सेशंस को आप अटेंड जरूर करें और बुक रीडिंग आप जरूर करें साथ में, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।